ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन शुरू करना था। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन भी वर्ड कभी कभी यूज होता है डिफ्यूजन के साथ साथ। तो एक होता है डिफ्यूजन, ये वर्ड का मीनिंग, और एक होता है इफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। जैसे अगर अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आप रूम के अंदर परफ्यूम का बॉटल ओपन करो, तो थोड़ी देर में वो परफ्यूम के वेपर्स डिफ्यूज होके एयर के अंदर वो पूरे रूम में मतलब थोड़ा सा स्मेल, मतलब ऐसे खुशबू आ जाएगी। वी आर एबल टू मतलब सेंस की हाँ पूरा रूम में परफ्यूम है, बिकॉज ऑफ इट्स डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, because gases have tendency to mix each other, that is called diffusion property. Effusion का मतलब होता है the rate of travel of gas, the rate of that is diffusion of gas, और rate of travel diffusion में भी गैस जो होता है वो ट्रैवल करता है of gas, so from high pressure to low pressure, low pressure मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई एक तरीके से ऐसे हो गया कि किसी कोई सिलेंडर है, उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, उसमें एक नॉब लगाते हैं, बाहर वैक्यूम अज्यूम कर लेते हैं, और इसके अंदर गैस है, कितना भी प्रेशर पे गैस हो सकता है क्योंकि बाहर तो वैक्यूम है। जब नॉब को ओपन करेंगे तो इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस बाहर आएगा, देन दैट लीकेज ऑफ गैस इज कॉल्ड इफ्यूजन प्रोसेस, उसको अपन इफ्यूजन बोलते हैं। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस होगा तब भी गैसेस को ट्रेवल करना पड़ेगा, या इफ्यूजन होगा तब भी गैस को ट्रेवल करना होगा। तो डिफ्यूजन लिखो या इफ्यूजन लिखो, दोनों ही केस में आपको रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस ही बताना है, दोनों ही केस में अपन को रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस बताना है, बस दोनों में मीनिंग दोनों के थोड़े अलग अलग हैं। तो अपन को अगर मीनिंग समझना है तो अपन बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में मेरे लिए दोनों रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस होंगे। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, it is defined as the rate of diffusion or effusion of gas, or diffusion of gas is inversely proportional to the density of gas, is inversely proportional to the density of the gas, to the density of gas. Inversely proportional to the density of the gas. We can write like that. At a constant temperature. Constant temperature. Obviously, we'll say that जो इसमें से rate of diffusion होगा, that will depend how much density is present in this. अगर density ज्यादा होगा तो गैसेस पार्टिकल आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे, उनका इफ्यूजन कम हो जाएगा, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उस होल से बाहर इजीली नहीं निकल पाएंगे। So we'll write that rate of diffusion or effusion of the gas is inversely proportional to density of the gas. डेंसिटी थोड़ा सा अपन कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में डेंसिटी थोड़ा सा अपन को, डेंसिटी को अपन किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर मास। So I can write that rate of diffusion or effusion of gas can also be written as a rate will be inversely proportional to under root of molecular weight of the gas. हम मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, दोनों से ही अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अपन डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। द रीजन इज बिकॉज किसी भी गैस के डेंसिटी को
अगर हम किसी भी गैस के डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से डिवाइड करें तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर मास होता है। तो डेंसिटी ऑफ द गैस को एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अपन ऐसे बता सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला अपन को पता है, दैट इज डेंसिटी होता है पीएम अपॉन आरटी, दैट इज डेंसिटी। तो पी इक्वल टू एनआरटी से अपन डेंसिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एनआरटी को मैं डब्ल्यू बाई एम लिख सकता हूं और डब्ल्यू बाई वी को मैं डेंसिटी लिख सकता हूं। सो डी विल बी इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी। So pressure of the gas, molecular mass of the gas divided by R and T, R और T को मैं कांस्टेंट रखूंगा, तो pressure of hydrogen gas, molecular mass of hydrogen gas divided by R। टेम्परेचर आपने बता रखा है कांस्टेंट है, RT भी कांस्टेंट है। प्रेशर अगर वेसल एक ही है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर सेम होगा। सो इट कम्स आउट टू बी, अगर P भी कैंसिल हो जाएगा तो molecular mass of the gas divided by 2, और molecular mass of the gas divided by 2 क्या होता है? That is vapor density। तो इसका मतलब है किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर मैं हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करूंगा, इट बिकम्स वेपर डेंसिटी। तो इट बिकम्स वेपर डेंसिटी, मतलब अगर ये डेंसिटी ऑफ द गैस को अपन हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, विल गेट द वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मैं लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर मास, दैट इज the vapor density into 2 is equal to molecular weight। मतलब density can be, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, so density can be proportional to the molecular mass। so अपन ने डेंसिटी को, क्योंकि यहां भी प्रोपोर्शनलिटी था यहां भी प्रोपोर्शनलिटी था, अपन कांस्टेंट में डाल सकते हैं उसे। तो अपन बता सकते हैं कि दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ द गैस, अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द गैस है ये, तो अपन वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेशंस बड़े इजी हो गए। मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेशंस इसलिए इजी होंगे क्योंकि सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर मास अपन को पता है। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन कम होगा। ऑब्वियसली बात है, जो गैस का मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ ट्रेवल स्लो होगा। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द डेंसिटी ऑफ गैस। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए रादर देन वी राइट फॉर डेंसिटी ऑफ। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं रेट ऑफ R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, सपोज ऐसे अपन को लिखना है, रेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इधर कांस्टेंट ले लेते हैं, तो रेट विल बी इक्वल टू K अपॉन डेंसिटी, रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। और आई कैन राइट दैट रेट विल बी इक्वल टू दैट इज K डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो अपन मॉलिक्यूलर मास से भी K डैश और K इज अ कांस्टेंट देयर, वी नो दैट भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा आपने, where K and K dash are proportionality constant। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई रेट विल बी, दैट इज रेट इनटू डी विल बी इक्वल टू के, या रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अगर मेरे पास दो गैसेस है, एक गैस है जिसका डेंसिटी मुझे D1 गिवन है, गैस 1, और एक और गैस है विच इज गैस 2, और इसका डेंसिटी मुझे D2 गिवन है। दोनों गैसेस को मुझे इफ्यूज करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि किसका रेट ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे रेट R1, इसके लिए तो रेट ऐसे हो जाएगा, R1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1, और इसके लिए R2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं R1 अपॉन R2, मतलब दोनों गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होगा दैट विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने R1 अपॉन R2 किया तो विल गेट D1 अपॉन D2, देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को क्वेश्चंस मिलेंगे मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, क्योंकि अगर मुझे गैस पता है कौन सा है तो सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर मास अपन को पता होता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं R1 अपॉन R2, अगर दो गैसेस जैसे इसमें थे वैसे, जैसे इसमें किया वैसे इसमें किया, विल राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस।
तो रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मासेस। वो अपन लिख सकते। दिस विल बी इक्वेशन 1। अगर डेंसिटी से रिलेशन पूछे तो अपन डेंसिटी से बता देंगे, मॉलिक्यूलर मास से तो अपन आराम से बता सकते हैं। ये जो रेट होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, वो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर गैस का वॉल्यूम गिवन होगा अपन को, या नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड, इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय अपन लिखेंगे टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन और इफ्यूजन, वो टाइम टेकन लिखेंगे कितना होगा फॉर द डिफ्यूजन और द इफ्यूजन ऑफ द गैस। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, therefore R will be equal to, that is volume of gas divided by T। अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ मोल्स। जैसे इसका 2 लीटर्स और इसका 3 लीटर्स डिफ्यूज हो रहा है, तो दोनों के वॉल्यूम अपन को पता होंगे। R1 में कितना वॉल्यूम कितने टाइम में, R2 में कितना वॉल्यूम कितने टाइम में, वो अपन को पता होगा। तो वॉल्यूम की जगह मैं नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकता हूँ, या फिर अपन लिख सकते हैं रेट विल बी equal to, that is number of moles of gas effused divided by the time taken। ये number of moles where V1 is volume of gas effused in time t, वो time t अपन को given होगा। and N1 is, यहाँ पर N अगर लेंगे, V की जगह अगर अपन N लेंगे, तो that is number of moles of gas, mole of gas effused in the given time t, ऐसे अपन को given होगा। तो ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई अपन को कैसे कैलकुलेशन करना है। आप सपोज देख लेते हैं, अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लो मुझे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन से कहा गया कैलकुलेट द रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इफ्यूजन। रेट, ये रेशियो पूछ लेता हूँ, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन, इफ्यूजन ऑफ CH4, that is methane gas with respect to हीलियम गैस। ये अपन को दे रखा है, ठीक है। आपने मुझे 2 गैसेस दे रखे हैं और आपने मुझसे पूछा कि मेरे पास वेसल में CH4 गैस है और हीलियम गैस है, इनका रेशियो बताना है, रेट ऑफ, दैट इज रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4 विद रिस्पेक्ट टू हीलियम। तो अपन कहेंगे देखो भाई, रेट ऑफ हीलियम, रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू, अपन इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। तो अपन क्या कहेंगे, अपन को रेट ऑफ हीलियम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ CH4, हमें CH4 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ, हमने यहाँ पर हीलियम को CH4 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि अपन से पूछा है CH4 का हीलियम के रिस्पेक्ट में, कोई बात नहीं बता देंगे। तो डिवाइडेड बाय 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 4, 2 आ गया अपने पास। तो अपन कहेंगे देखो भाई, RHE अपॉन RCH4 इज इक्वल टू 2/1 आ रहा है, और आई कैन राइट दैट RH, दैट इज CH4 पूछा है आपने, CH4 डिवाइडेड बाय RHE विल बी इक्वल टू 1/2। ये अपना आंसर आएगा, CH4 विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम। तो ये अपन से इस टाइप से अगर पूछेंगे तो बता देंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज। अब अपन से कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, मतलब अब भाई उनकी मर्जी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं अपन से, हमें सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो वी आर एबल टू सॉल्व। अगर सपोज उन्होंने कहा हमसे कि रेट ऑफ इफ्यूजन के लिए, सपोज मेरे पास एक वेसल है ऐसे, पर एक दूसरा एग्जांपल, मेरे पास एक वेसल है
ठीक है। और इस वेसल में सपोज एक SO3 गैस है और एक विल राइट दैट इट इज दैट एक CH4 गैस, और मुझे बताया गया कि भाई इसके सपोज अपन का वॉल्यूम्स गिवन है, इसका 20 ml 5 मिनट में लीक होता है, इफ्यूज होता है, और इसका 40 ml 5 मिनट में लीक होता है, इन 5 मिनट ये लीकेज, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन से पूछा गया कैलकुलेट इसका 20 ml इसका 5 ml ऐसे लीकेज होता है, तो अपन कहेंगे अब तो किसी एक का ही दे दो, तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई कि भाई ठीक है, या तो अपन ऐसे करते हैं कि इसका 20 ml में 5 मिनट में 20 ml लीकेज होता है, तो इसका वॉल्यूम नहीं गिवन है, 5 मिनट कितना लीक होगा ये बता दें। तो वो अगर आप टाइम भी और वॉल्यूम दोनों ही दे दोगे तो बचेगा क्या फिर कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने कैलकुलेट किया था कि कितना रेशियो आना चाहिए, तो मैंने वो वॉल्यूम लिख दिया। तो ठीक है ना, अपन कहेंगे भाई रेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3। ये अपने पास अपन क्या करेंगे, रेट को मैं वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकता हूं। So V of SO3 divided by T of SO3 is multiply by, क्योंकि रेशियो है, तो T of CH4 divided by V of CH4 लिखना है अपन को, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास तो 16/80 हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास अपन को पता है। मुझे वॉल्यूम, अब टाइम तो दोनों का 5 मिनट्स गिवन है, इसलिए मैं दोनों को कैंसिल कर लेता हूं। इसका वॉल्यूम मुझे कितना गिवन था 20 ml, ये मुझे कैलकुलेट करना था CH4, और ये मुझे 16 5 जा 80 होता है 1/5, रूट ऑफ 1/5 मुझे गिवन है। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना होगा, रूट को हटाना होगा, तो इसको स्क्वायर करना होगा, तो 20/CH4, मतलब इसका तो अपन को स्क्वायर करना होगा, अपन इसको x ले लेते हैं वॉल्यूम है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/5। अब सॉल्व कर देते हैं। सो ये 20 इंटू 20 कर लेंगे तो 400 आ जाएगा, और ये अपने पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू, x स्क्वायर इधर ले जाते हैं और 400 इंटू 5 कर देते हैं, तो ठीक है √5 कर लेता है, x इज इक्वल टू 20 √5 ऐसे बता देते हैं। ये आ गया अपने पास ऐसे। रेट की वैल्यू मतलब कैसे, मतलब अपन ने जो यहाँ पर इसमें जो रेट सब्स्टिट्यूट किया, अगर किसी ने अपन से कहा रेट की वैल्यू मतलब कैसे आप सब्स्टिट्यूट किए, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ये लो फिर से कर देता हूँ। रेट आपको वॉल्यूम और टाइम के रेशियो में गिवन होता है, तो इसका रेट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ CH4 is equal to under root of molecular mass of CH4 divided by molecular mass of SO3। तो इसको लिख लो भाई, अगर आपको गिवन है 2/3 होता है डिवाइड बाय 5/7 है, तो कैसे लिखोगे आप, 2/3 इंटू 7/5 लिखोगे ना, ये लिख लो आप, वो तो लिखना आता है अपन को, SO3 डिवाइडेड बाय T of SO3 मल्टीप्लाई बाय T of CH4 डिवाइडेड बाय V of CH4 अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 दैट इज 16, और ये 80 वो अपन को गिवन है, तो आप अपने आप लिख लो उसमें, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। वॉल्यूम ऑफ SO3 आपने 20 दे रखा है, टाइम 5 मिनट्स दे रखा था, ये आपने 5 मिनट दे रखा था, ये आपको कैलकुलेट करना है, अंडर रूट ऑफ 1/5 आ गया, एक्स कैलकुलेट करके बता दो, दैट इज द आंसर फॉर अस। सो मुझे लगता है सबको समझ में आया। अब अपन क्या इसमें ऐसे बता सकते हैं, तो इस टाइप से फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो मेरे पास एक दूसरा एग्जाम, और मेरे पास गिवन है ऐसे कि भाई मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ना ऐसे गिवन है, दैट इज मेरे पास एक SO3 गैस है, ये सपोज करते हैं 20 ml इन 5 मिनट्स होता है,
और एक अननोन गैस है मेरे पास, मुझे नहीं पता ये कौन सा गैस। हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं, CXH कर लो, कोई भी गैस ले सकते। और मैं कहूंगा ये गैस जो है वो 20 ml इफ यूज होता है, ये अपन लिख लेंगे कि वो जो गैस है वो, ये तो वॉल्यूम या टाइम दोनों में से कोई एक सेम कर लूंगा, दोनों भी अलग कर सकता हूं, अपन को क्या है, ये अलग अलग लिखो, अपन को कोई प्रॉब्लम। अब मुझे बताया गया कि ये वाला गैस ना, ये सपोज करते हैं अपन कि ये 25 ml इफ यूज होता है, 25 ml इन, सपोज कर लेते हैं अपन कि 8 मिनट्स, ये ऐसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस, calculate molecular weight of unknown gas, ऐसे अपन को गिवन, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन को गिवन है, हमें एक बात पता है कि रेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CH4 C2H CXHY, सो अननोन गैस को मैं x ले लेता हूं, that will be equal to under root of molecular mass of gas x divided by molecular mass of SO3। फिर से रेट लिखते हैं, मुझे वॉल्यूम गिवन है तो मैं लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय T ऑफ SO3 into T of gas x divided by volume of gas x, that will be equal to under root of molecular mass of x divided by AT अपन को गिवन। आप इसमें V और T सब्स्टिट्यूट कर लो, सब कुछ आपको गिवन। SO3 का वॉल्यूम मुझे 20 गिवन है और टाइम उसका 5 गिवन है, इसका वॉल्यूम मुझे दैट इज टाइम मुझे 8 गिवन है और इसका वॉल्यूम अपन को कितना गिवन था 20 और 5 मिनट्स मुझे टाइम गिवन था, इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 25 और 8 मुझे गिवन है, and that will be equal to under root of mx divided by 80, ये अपन को गिवन। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसमें अपन चेक कर लेते हैं, ये तो 5 और ये 4 हो जाएगा, तो अपन बता देते हैं अपन को क्या करना है। आप कैलकुलेशन कर लो, 32/25 है, तो अपन उसे 32/25 कर लेते हैं, 32 डिवाइड बाय 25, ये और रूट भी हटाना पड़ेगा, तो अपन इसको 32/25 कर लेते हैं और इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 80 उधर ले जाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको अपन 5 से कैंसिल कर लेते हैं, इधर 16 हो जाएगा, फिर अपन इसको कैंसिल करते हैं, 525 125 हो गया, सो mx विल बी इक्वल टू 32 into 32 into 16 डिवाइडेड बाय 125, ये करके और कैलकुलेशन अपन बनाते हैं, व्हाट इज द कैलकुलेशंस, तो ठीक है, यू कैन मेक दैट, उसको कैलकुलेट करके आप मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। तो आप उसे कैलकुलेट कर लो और मॉलिक्यूलर वेट बता दो, तो ऐसे ना अपन अननोन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास भी बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप बता दो उसमें कितना आएगा अपने पास मॉलिक्यूलर मास, सो दैट कम्स आउट टू बी कितना 130 के आसपास आ रहा है, सो 131 आ रहा है, ये पर ये अपना आंसर है। तो अगर जरूरत पड़ता तो जैसे ये हाइड्रोकार्बन से तो अपन डिवाइड भी कर सकते हैं कि 131 कैसे, कितना कार्बन लिखे और कितना हाइड्रोजन लिखे, बस आपको बताना पड़ेगा ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो उस टाइप से अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो, अभी तो जरूरत नहीं है, पर लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप से अपन से क्वेश्चंस रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन के बारे में पूछेंगे, तो अपन बता देंगे भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैस कैसे अपन को बताना है। कभी कभी अपन को मतलब ऐसे भी गिवन होता है कि एक एग्जांपल, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मुझे गिवन है कि एक कंटेनर है ऐसे, उससे गैस को इफ्यूज करता है, इस गैस पे O2 प्रेजेंट है और एक अननोन गैस प्रेजेंट है, दोनों में मुझे मोलर रेशियो गिवन है, 80:20 का मोलर रेशियो है,
ये गिवन था। अपन इसको 4:1 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर इज टू वन का मोलर रेशियो के बनने से। अब अपन क्या करेंगे, ये 4:1 का मोलर रेशियो, तो ये इफ्यूज होता है, सपोज करते हैं अपन करते हैं कि भाई इसका इफ्यूजन जो है 20 ml, अब इसमें ना टाइम ले लेता हूं अलग है, ठीक है। इसका 20 ml इन, सपोज करते हैं अपन 22 मिनट्स इफ्यूज होता है। और एक और दूसरा वेसल था जिसमें मैं सिर्फ O2 गैस रखूंगा, प्योर O2 गैस, और इसका फ्यूजन करूंगा 20 ml इन, सपोज करते हैं 24 मिनट्स, या इसको अपन ले लेते हैं दैट इज 20 मिनट्स। ये बनेगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रखते हैं, फटाफट कैलकुलेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं। अब अपन मान लो इसमें, मतलब अपन अज्यूम कर लेते हैं भाई अपने पास ऐसे गिवन है, विल राइट दैट दैट इज, अब ये तो मिक्सचर है, तो अपन मिक्सचर अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज अ मिक्सचर एंड दिस इज अ प्योर ऑफ, वो अपन अज्यूम कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको लिखते हैं भाई, देखो रेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ, अपन लिखेंगे O2, प्योर O2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ये अपन लिख लेंगे। लेकिन अपन कहेंगे देखो इस वाले पार्ट में आपको अननोन क्या दिख रहा है, ये वाला गैस, ये कौन सा गैस था, क्वेश्चन भी अपना यही रहेगा, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट, अपन लिख सकते हैं इसमें, अगर मोनोटॉमिक गैस है तो एटॉमिक वेट बोलते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ द गैस, ये अपन को गिवन। तो अपन लिखेंगे इसमें दैट इज रेट ऑफ मिक्सचर विल बी व्हाट, दैट इज, ये अपन को गिवन है, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टी ऑफ मिक्सचर multiply by volume of, that is time of O2 divided by volume of O2, that will be equal to under root of molecular mass of the mixture divided by 32, उसका अपन को गिवन, ये अपन ने कैलकुलेट कर, ये अपन बता सकते। तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 20, टाइम अपन को 22 गिवन था, मल्टीप्लाई बाय O2 के लिए अपन को वॉल्यूम टाइम कितना गिवन था 20, और डिवाइड बाय इसमें ये भी 20 गिवन था। तो we'll write this as is equal to under root of molecular mass of the mixture divided by 32, ये अपन को गिवन। अब यहां पर ये तो अपन को दिख रहा है भाई, इसको कैंसिल कर दिया अपन, इसको 10/11 कर लेते हैं अपन, तो अपने पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी, कितना हो जाएगा अपन को मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, मतलब 100/121 मल्टीप्लाई बाय 32, तो अपन अपने पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर आ गया। अब 3200 को डिवाइड कर लेते हैं अपन किससे, अपन 3200 को डिवाइड करते हैं विद 121, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे भाई 3200 डिवाइडेड बाय 121, सो 3200 डिवाइडेड बाय 121 अगर अपन लिखते हैं, तो आई गॉट दैट इट इज 26.44, तो 26.5 आ रहा है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो वी कैन राइट दैट कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो अब अपन क्या करेंगे, अगर किसी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास अपने पास है तो उसको अपन कहते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अगर किसी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास अपने पास है तो उसको कहते हैं अपन एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अगर अपने पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास है तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास एवरेज आपने पढ़ा होगा इन दैट, राइट ना,
इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हाउ टू कैलकुलेट वो आइसोटोपिक मास होता है, तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो अपन इसमें लिख सकते हैं दैट इज, वो ऐसे लिखते थे अपन कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय, अपन लिखेंगे प्लस दूसरा गैस एक्स का मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स और उसका मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये अपन को लिखना है। अब ये अपन को कितना गिवन है, दैट इज 26.5 गिवन है, तो अपन इसको 27 अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। अपन इसको 27 के आसपास अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो अपन कहेंगे भाई आपने पहले से दे रखा था कि ऑक्सीजन के 4 मोल्स थे और उसका 1 मोल था, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो 32 होता है और मोल फ्रैक्शन उसका 4/1 हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन अपन को लिखना आता है। फिर इसका मॉलिक्यूलर मास तो अपन को कैलकुलेट करना है और इसका मोल फ्रैक्शन, इसके 1 मोल थे, टोटल मोल्स 5 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और ये भी हो जाएगा 4/5, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अपन सबको पता है क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है प्रेजेंट इन द सैंपल, ये अपन को पता होता है, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते, ठीक है। तो ठीक है, अपन कैलकुलेट करके बता देते हैं, इसको 27 इंटू 5 करते हैं, इसको 128 लिखते हैं और mx कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा 135 माइनस 128 इज इक्वल टू mx आ गया, ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो अपन उसमें कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि क्या होगा, तो ठीक है ना, माइनस करके अपन बता देते हैं भाई कितना अपने पास आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, तो जो भी मॉलिक्यूलर मास आया अपने पास अपन बता देंगे 128 35 7, ये लो भाई अपना आंसर, दैट इज द, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द आंसर फॉर, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स, अब क्या जैसे अपन ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन पढ़ा, तो अपन सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट पूछते रहेंगे, तो अपन बता सकते हैं भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट्स, तो दीज आर फ्यू कंसेप्ट्स। अब अपन थोड़ा सा एक और एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं इसका, देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं बता सकता हूँ, वरना फिर अपन और एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं बता सकता हूँ। अब अगर मान लो कभी अपन को ऐसे गिवन है, जैसे कभी कभी ऐसे भी गिवन होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज सेम, ऑब्वियस सी बात, अगर मान लो मेरे पास एयर है, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे तुम, भाई एयर का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताओ, तो आप बोलते हो ना कि एयर में नाइट्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन अपन एयर में जनरली 21% और नाइट्रोजन को 79% लेते हैं, तो एयर मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब अगर मुझसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर पूछेंगे, मतलब मुझसे मिक्सचर का मास पूछोगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज एयर इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो मैं लिखूंगा नाइट्रोजन का मास 28 होता है, उसका 79% ले लो, 79% इज नथिंग बट द फ्रैक्शन, 7900 इज द फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का 32 कितना परसेंट ले लो, 32 का 21% ले लो, तो 21% इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को ऐड करो, तो जिसका जितना परसेंटेज या मोल्स होगा उस हिसाब से हम उसका मोल फ्रैक्शन लेके और बता देंगे व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास।
दिस कम्स आउट टू बी 28.88, अपन उसे 29 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ग्राफ्स। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर या राइट ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो एयर का मास जो होता है वो एवरेज निकाला हमने, उसमें क्या लिया हमने 79% लिया अपन ने, राइट, नाइट्रोजन का मास, और 21% लिया अपन ने ऑक्सीजन का मास, एंड वी गेट द, सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो अपन कैलकुलेट करते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वगैरह में अपन से बताया जाता है। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास एक CH4 गैस है और एक हीलियम गैस। इसका नंबर ऑफ मोल्स अंदर अपन को गिवन है 4 और इसका मोलर रेशियो 1, दैट इज मोलर रेशियो। रेशियो ये अपन को गिवन है दोनों CH4 एंड हीलियम। अब दोनों का इफ्यूजन करना है तो अपन को तो पता है भाई, रेट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से तो ये ज्यादा इफ्यूज होगा क्योंकि उसका मास कम है ना, इसलिए कंपैरिजन। लेकिन अमाउंट के हिसाब से इसका रेट ज्यादा होगा ना, इफ्यूज ज्यादा होगा, क्योंकि मिक्सचर में ये ज्यादा है, ये 5 टाइम्स है ना उससे, इससे ये अपन 4:1 मतलब 4 टाइम्स है ना उसकी कंपैरिजन में। तो मिक्सचर में ये ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा इफ्यूज होना चाहिए। तो अमाउंट के हिसाब से तो ये फ्यूज होगा, और मिक्सचर के दैट इज मास के हिसाब से इसका फ्यूजन होना चाहिए, इसका मास कम है तो रेट ज्यादा होगा। तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, इनसाइड द वेसल। जो वेसल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने ऐसे लिख सकता, राइट, तो फिर ऐसे बता सकते हैं। तो we'll write that कि भाई rate will be directly proportional to number of moles of the gas present inside the vessel, और rate is inversely proportional to molecular weight, वो तो अपन को पहले से पता है, under root of molecular weight. Therefore I can write that rate will be equal to K, that is the proportionality constant for these, number of moles N divided by under root of molecular mass, that is a molecular weight. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, N upon T is equal to K into N dash upon under root of molecular weight. तो क्या ये वाला N और ये वाला N डिफरेंट है क्या? बिल्कुल डिफरेंट है। जो ये वाला N है वो तो होता है हाउ मेनी मोल्स हैज बीन इफ्यूज्ड इन टाइम t, इफ्यूज्ड इन टाइम t, ये अपन बता सकते, हाउ मेनी मोल्स हैज बीन इफ्यूज्ड इन टाइम t। तो जो नंबर ऑफ मोल्स बाहर प्रेजेंट है वो इस रेट में आते हैं, कितने इफ्यूज हो गए इन टाइम t, दैट इज दिस। ये वो मोल्स हैं जो इनसाइड प्रेजेंट है, ये वो मोल्स हैं जो अपन को लिखना होगा कि भाई ये आउटसाइड वेसल प्रेजेंट है। आउटसाइड मतलब जो इफ्यूज हो चुके हैं, राइट ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कहेंगे भाई इससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल्स ज्यादा होगा वो इफ्यूज भी ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एन डैश और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एम। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैंने के लिख लिया, ऐसे हो गया। तो अपन को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही लिखा था मैंने, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, वो एन डैश है। तो अगर मुझे दोनों के लिए लिखना है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, रेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। ये तो पहले ही पता था। मोल्स के प्रोपोर्शनल है, ये कैसे पता चला?
मोल्स के थोड़ी प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसमें से इफ्यूजन ज्यादा होगा। भाई अगर किसी के मोल्स, मान लो मेरे पास एयर है इसके अंदर, तो जब एयर इफ्यूज होगा तो एयर में 79% नाइट्रोजन है और 21% O2 है, तो बताओ जब इफ्यूज होगा तो ज्यादा कौन निकलेगा बाहर? जिसके मोल्स ज्यादा, नाइट्रोजन ज्यादा बाहर आएगा और O2 कम, उसी रेशियो में बाहर आएंगे, राइट। तो अपन बता सकते हैं कि भाई किस रेशियो में कौन बाहर आएगा, जिसके अमाउंट ज्यादा होगा अंदर वो ज्यादा बाहर आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 जो बाहर आ रहे प्रेजेंट आउटसाइड, number of moles of CH4 divided by number of moles of helium multiplied by time of helium divided by time of CH4. Number of moles of CH4 divided by time of CH4, time of helium divided by number of moles of helium होता है। That will be equal to under root of molecular mass, under root को 1/2 कर देता हूँ, molecular mass of helium divided by molecular weight of CH4, और यहां मैं इसको 1/2 कर लेता हूं तो रूट हो जाएगा। अगर मुझे वेसल के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मान लो अगर अपन को वेसल के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है ना, अगर अपन को वेसल के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो अपन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दैट इज N1, दैट इज उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, तो CH4 के मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, N डैश ऑफ CH4 वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपन लिखेंगे N डैश ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, N डैश ऑफ हीलियम, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा मैंने, तो वही अपन यहां मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, CH4 N dash of CH4 which is present inside the vessel and N dash of helium rate number of moles present inside the vessel which is N dash rate number of moles से directly proportional होगा which is present inside the vessel. So rate of CH4 will be directly proportional to number of moles of CH4 present inside the vessel. तो ठीक है, अपन उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। So what we get is rate of CH4, मतलब अपन इसमें ना R1 R2 के फॉर्म में एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि R1 अपॉन R2, इसको वापस लिखना है अगर तो लिख सकते हैं अपन, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 डैश अपॉन N2 डैश, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 अपॉन M1, and N1 dash or N2 dash is the number of moles present inside the vessel, वो वेसल के अंदर जो प्रेजेंट है वो। तो फिर ये रेट में क्या लिखा होता है? रेट में तो जो नंबर ऑफ मोल्स बाहर होते हैं उनको लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे भाई N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1, ये आउटसाइड द वेसल है जो इफ्यूज हो गए, और N1 डैश अपॉन N2 डैश which is present inside the vessel, these are present inside the vessel, और molecular mass that is M2 upon M1 होगा to the power of 1/2 होगा, that is what we have, ये अपन लिख सकते हैं, this is what we can have the formula। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इसको ही बना लेते हैं, क्वेश्चन गिवन तो है अपन, एग्जांपल ले लेता हूं, कैलकुलेट the ratio of rate of effusion of CH4 and helium present in the vessel, present in the vessel। तो अपन कहेंगे कर लेंगे कैलकुलेट, क्या फर्क पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें प्रेजेंट इनसाइड द वेसल एक पर्टिकुलर रेशियो अपन को गिवन है, दिस इज द मोलर रेशियो व्हिच इज गिवन टू अस। ये सारा पार्ट तो आपने इसलिए लिखवाया था कि आप बता सको कि किसके कितने मोल्स इफ्यूज हो। मैं तो सीधा ऐसे लिखूंगा भाई, रेट ऑफ CH4, आपने रेट का ही रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम
अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ये कैलकुलेट कर लूंगा, कर देते हैं कैलकुलेट। रेट आपको रेशियो पूछा है CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम, ये तो रेशियो आपने पूछा है मुझसे। नंबर ऑफ मोल्स है अपने पास 4/1 और मल्टीप्लाई बाय इसको करूंगा क्या 4/16, ये CH4 है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, रेशियो रेट आ गया अपने पास, देख लो जो वेसल के अंदर प्रेजेंट था। तो रेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 4/1 इंटू अपन लिखेंगे दैट इज 1/4, रूट लूंगा तो 1/2 होगा, ये आंसर आया। So rate of CH4 will be twice the rate of, we can write that will be twice the rate of we can say that helium because of the molar ratios, different molar ratio। भाई अगर देखा जाए मॉलिक्यूल इन जनरल कॉमन सेंस से अगर अपन सोचेंगे तो ये रेशियो अगर गिवन नहीं होता तो अपन कहते हैं उसमें क्या है, हीलियम का रेट ज्यादा होता CH4 से, वाइट एस, इसका मास कम है ना, जिसका मास कम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। लेकिन अपन को मोलर रेशियो भी गिवन था, अगर मोलर रेशियो भी गिवन है तो ऑब्वियसली बात है भाई मास के हिसाब से इसको ज्यादा बाहर आना चाहिए, लेकिन अमाउंट के हिसाब से जो इसके अंदर प्रेजेंट है इसको बाहर जाना, दैट इज हाउ वी कैन राइट, ऐसे अपन बता सकते। एवरीबॉडी गॉट इट, तो अपन ऐसे बता सकते। अब कभी कभी अपन को इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अब अपन को ये भी पता चल गया कि भाई इवन अगर प्रेशर से भी कोरिलेटेड होगा तो भी अपन प्रेशर से भी कोरिलेट करके बता देंगे। अगर प्रेशर होगा तो यहाँ पर जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा, तो प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे भी अपन को पता है मोलर रेशियो, मोल्स और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो अपन को पता है। मोल्स और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर मुझे इसकी जगह ऐसे गिवन होता ना कि इसका 4 एटमॉस्फेयर है, इसका 1 एटमॉस्फेयर, तो अपन इधर इसका प्रेशर डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा, इसके मोलर रेशियो भी गिवन है, प्रेशर रेशियो भी गिवन है, वो कैसे पॉसिबल है? वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना होता है। हाउ कैन अ नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर दोनों अलग अलग हो सकते हैं? इसलिए आइदर प्रेशर गिवन होगा अपन को इस प्रेशर का रेशियो इनसाइड द वेसल या फिर मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल, क्योंकि प्रेशर रेशियो और मोलर रेशियो बिल्कुल एक जैसे होंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हीलियम अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसलिए कभी भी ना प्रेशर और मोल्स दोनों एक साथ नहीं गिवन होंगे, इसमें मोलर रेशियो भी गिवन है, प्रेशर रेशियो भी गिवन है। तो किसी बात है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसके मोल्स ज्यादा होंगे। सो या तो मोल्स से क्वेश्चन लिखेंगे अपन या प्रेशर से क्वेश्चन लिखेंगे। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है कभी अपने पास देखो, अब ऐसे अपन को पता है कि भाई N1/N2 इंटू T2/T1, N इज नंबर ऑफ, अपने पास कोई भी गैस प्रेजेंट है उसमें N1 डैश इफ्यूज होके N1 बाहर होगा, तो अपन लिखेंगे दैट विल, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, N1 इधर N2 डैश है तो बाहर N1 N2 होगा, तो N1/N2 इंटू T2/T1 लिख सकता हूं। अब मैं लिखूंगा यहां पर N1 डैश डिवाइडेड बाय N2 डैश, दैट इज इनसाइड द वेसल और ये आउटसाइड द वेसल होता है, ये तो अपन अब तक पढ़ते हैं। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका M2/M1, ऐसे बता सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका, जो गैसेस अंदर प्रेजेंट होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट है।
मैं इसको ना मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ना N1 dash is equal to W1 upon M1. So I can write that M1 will be equal to that is W1 upon N1 dash. मतलब मैं वेट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ M1 और M2 को, और N2 dash will be equal to W2 upon M1 M2, और you can write M2 will be equal to W2 upon N2 dash. मतलब हो सकता है कभी अपन को वेट के फॉर्म में गिवन हो कि द वेट ऑफ द गैसेस इज गिवन टू दीज ग्राम्स में वेट, तो अपन कहेंगे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ेगा, हमें मॉलिक्यूलर मास को वेट के फॉर्म में लिख लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अपन वैसे भी लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन वेट के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो वेट के फॉर्म में कोई फर्क पड़ेगा क्या, अपन कहेंगे उसमें क्या, आपको यहाँ ये सारे डाटा थोड़ी देने वाले हैं, बहुत सारा पार्ट तो इक्वल करेंगे। अगर मान लो लिखा अपन को N1 का 2 मोल्स और N2 का 3 मोल्स सेम टाइम में इफ्यूज होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यही बचा हुआ है। अगर नंबर ऑफ मोल्स अंदर भी प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो ही ये गिवन होगा, नहीं तो क्यों गिवन होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगा तो N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1 अपन, तो ये देख रहे हैं कि भाई कितना डाटा गिवन है, उस डाटा के हिसाब से लिखेंगे, बाकी सब चीजें तो हटा देंगे अपन। N1 डैश अपॉन N2 डैश, और मैं इसको लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर मास को M2 कितना था W2 अपॉन N2 डैश इंटू N1 डैश अपॉन W1। अब देखो भाई इधर ना अगर मुझे वेट रेशियो गिवन है तो मैं यहाँ पर वेट रेशियो लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ कहीं भी अपन को मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस नहीं आ रहा, N और N डैश अलग अलग है ना, इतनी देर से तो समझा रहा हूँ कि N और N डैश अलग अलग है, यही तो समझा रहा हूँ आपको इतनी देर से, और इतना संभल संभल के बोल भी रहा हूं तो आपको गड़बड़ तो होना ही नहीं चाहिए भाई। मान लो O2 और N2 गैस है, तो आपका N1 डैश ये 21% है, मुझे मेरे पास ईयर है, तो N1 डैश इज 21% एंड N2 डैश इज 79%। जब इसको 5 मिनट के लिए इफ्यूज करता हूं तो जब ये इफ्यूज होगा तो इसका मास ज्यादा है तो इसको कम इफ्यूज होना चाहिए, इसका मास कम है तो इसको ज्यादा इफ्यूज होना चाहिए, तो इनके जो अमाउंट बाहर आएंगे वो अंदर के बराबर थोड़ी होंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन यही तो है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका अमाउंट बाहर कम आएगा, और जो N1 है और N2 है वो है जो O2 बाहर आ गया, और N2 क्या है जो N2 बाहर आ गया। तो जो रेशियो इसमें प्रेजेंट होगा ना 21:79 वो बाहर प्रेजेंट नहीं होगा, बाहर अलग होगा। अलग क्यों, क्योंकि O2 ज्यादा जल्दी इफ्यूज नहीं हो पाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ये 32 ग्राम है, ये 28 ग्राम है, तो ये ज्यादा बाहर आएगा और ये कम बाहर आएगा। मतलब ये कम अगर आएगा तो क्या 21% से भी कम हो जाएगा रेशियो, हाँ, तो ये 21% से कम होगा और ये 79% से ज्यादा होगा, ये रेशियो हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द रेशियो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द रेशियो। आप वैसे रेशियो से बता सकते हैं, ठीक, तो आप रेशियो से बता सकते हैं। सो क्योंकि इधर इसका मास, जिसका मास ज्यादा होगा वो बाहर कम आएगा, जिसका मास कम है वो बाहर ज्यादा आएगा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के अलावा अगर मान लो उनके अमाउंट ही अलग अलग है तो हाँ, तो अमाउंट से कोरिलेट करना पड़ेगा ना, अमाउंट इधर लिखेंगे ना राइट हैंड साइड पे, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको ज्यादा आना चाहिए बाहर, अपन बताएंगे वो ज्यादा आएगा, मतलब यहाँ पर रेशियो अब चेंज हो जाएगा, ये कम आया बाहर और ये ज्यादा आया बाहर,
तो इसलिए ये 79% से ज्यादा हो जाएगा जो अंदर था मिक्सचर ना, उस मिक्सचर से वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये अलग होगा। अब कुछ और एप्लीकेशन जैसे अपन पढ़ेंगे, मान लो अपने पास एप्लीकेशन एक गिवन है, वी नो दैट अगर हम अमोनिया को HCl से रिएक्ट करेंगे ना, विल गेट NH4Cl, और NH4Cl जो होता है व्हाइट फ्यूम्स होता है, ऐसा होता है व्हाइट फ्यूम्स। अमोनिया इजीली सब्लिमाइज हो जाता है, ये अपन को पता है, ठीक है ना। तो अमोनिया इजीली सब्लिमाइज हो जाता है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं कि भाई हमारे पास ना एक ग्लास ट्यूब गिवन है, ऐसे बड़ा सा ग्लास ट्यूब ऐसे गिवन है, एक ग्लास का पाइप गिवन है ऐसे, तो दिस इज अ ग्लास पाइप, इधर होल्स हैं ऐसे, और इन होल्स से अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से मैं अमोनिया को पास करूंगा 1 एटमॉस्फेयर पे, और यहाँ से मैं HCl को पास करूंगा 1 एटमॉस्फेयर। टोटल इसका 100 मीटर्स मुझे गिवन है कि दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। 100 सेंटीमीटर कर लेता है, वरना ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर कर लेता है। ये ग्लास ट्यूब है अपने पास। अब अगर अपन दोनों को एक साथ पास करें, इसको अमोनिया को यहां से और HCl को यहां से, दोनों को एक साथ पास करेंगे, तो ये भी ट्रेवल करेगा और वो भी ट्रेवल करेगा। मिड पॉइंट अपन को पता है 50 होगा। अपन से पूछा गया बताओ जो व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे इन दोनों के रिएक्शन से, वो किसके पास बनेंगे, HCl के पास, मतलब HCl वाले माउथ के पास, या HCl वाले माउथ के पास, या फिर NH3 वाले माउथ के पास। तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, तो बड़ा इजी है भाई, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे चलेगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे चल रहा था, जल्दी चलने वाले को पास आना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कौन सा हैवी गैस है, उसके आसपास हमारा व्हाइट फ्यूम्स बनना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 36.5 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, तो फिर अपन कहेंगे कि भाई HCl के पास इधर कहीं बनना चाहिए व्हाइट फ्यूम्स। तो कैलकुलेट कैसे करें, तो अपन करेंगे भाई, आपने कहा था कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रेट से कैलकुलेट करेंगे। तो रेट होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अपन क्या करेंगे, यहां अपन थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस कितना, सपोज करते हैं कि अपन इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने 100 माइनस एक्स, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसने 100 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ठीक है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ HCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ऐसे कर देता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो दोनों के लिए एक जैसा होगा ना, अगर ये 15 मिनट के लिए चलेगा तो ये भी 15 मिनट के लिए चलेगा, और व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे, दोनों का टाइम तो एक जैसा होगा। सो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय dt, दैट इज टाइम t, जो भी कर लेंगे, डिवाइडेड बाय इसमें कितना x डिवाइडेड बाय t, तो t तो कैंसिल हो जाएगा, वही मैं बोल रहा था कि भाई t तो कैंसिल हो गई। मॉलिक्यूलर मास 36.5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा NH3, NH3 का मास 17 होगा। t तो कैंसिल कर लेता हूं, सो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा अपने पास 17। 36.5 मतलब 34 प्लस
16 हो गया ना, 7 2 जा 34, 17 into 2 34 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट अपने पास जो बचेगा वो बचेगा दैट इज 34 ना, तो 2.15 के आसपास ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 2.15 के मतलब ये 1.5 के आसपास आ जाएगा टोटल। तो अपन बता देंगे भाई 100 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 1.5 आ रहा है मेरे पास। तो x कैलकुलेट कर लो, वी गॉट द आंसर। उधर लेके जाते हैं, 1.5x आ गया अपने पास। हाँ, कैलकुलेट कर लेना भाई। 100 minus x will be equal to 1.5x. So we'll get that 100 will be equal to, that is 2.5x. X will be equal to, that is 1000 divided by 25. So we got that 40. So ये 40 travel किया, ये 60 travel किया, and we got the answer. We can write that. ये आंसर अपने पास। ये अपने लिए आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट? देख लो भाई एक बार, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, किसी को अगर डाउट है तो। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सो दैट इज हाउ, मतलब वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन से बना लेंगे, पर अपन बता है ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है आपका, राइट? इसको अपन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। सो इतना काफी होगा अपने लिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे अपन ने अमोनियम क्लोराइड बनाया, वो किसी और गैस को ले सकते हैं। कोई गैस है जो ब्राउन कलर गैस बनता है, ये इस टाइप से। तो क्या, बट थीम ऑफ कैलकुलेशंस विल बी दिस। Next, we can write the kinetic theory of gases. After Graham's law of diffusion, we have to discuss the kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases में chemistry point of view से अगर अपन देखेंगे तो kinetic theory of gases में थोड़ा सा concept है, उसके अलावा बाकी सारा का सारा अपन को theoretical part है, जिससे कि आपको कोई calculation नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत calculation होगा, लेकिन आपको conceptually काफी strong होना पड़ेगा। थोड़ा सा part है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है kinetic theory of gases में। वैसे फिजिक्स में भी KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे। उसका थोड़ा सा पार्ट मतलब अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है, इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। एंड ऑल गैसेस विल बिहेव एज अ आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऑल गैसेस behave as ideal gas. Ideal gas at low pressure and high temperature. All gas will behave as ideal gas at low pressure and high temperature. अपन बता सकते। तो ठीक है, we'll write that. It follows ideal gas equation. All gases behave as an ideal gas at low pressure and high temperature. So we'll write that. In this case, that is, हमें कुछ postulate follow करने होते हैं। तो गैसेस के बारे में अपन एक दो कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। postulate मतलब हमें गैसेस के बारे में क्या फॉलो करना है, that is called postulate. तो आपको जो गैसेस के बारे में फॉलो करना है वो postulate में आपको बता देता हूं, आपको कैसे कैसे फॉलो करना है गैसेस के बारे में।
तो आप क्या करोगे गैसेस के बारे में फर्स्ट मिनट को फॉलो करने के लिए विल से दैट एक gases are made up of small particle called molecules. Particle called molecules. और मान लो अपने पास एक वेसल है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं गैस. These particles are called molecules. Gases are made up of small particle called molecules. इन पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस. तो the volume occupied by gas molecules occupied by gas molecule of the vessel is negligible. जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं तो वहां भी गैस है, एयर प्रेजेंट है, तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि भाई जहां मतलब रूम में जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस पार्टिकल्स है वो उसे हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं. So the volume occupied by gas molecule, these molecule of the vessel is negligible as compared to volume of vessel. To volume of vessel. इससे ऐसा. So ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अपन रूम में देखेंगे तो हमको एयर के पार्टिकल दिखेंगे भी नहीं. So उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल ही होता है. आइडियल गैस में क्या होता है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. देयर इज नो फोर्सेस अमंग द गैस पार्टिकल. नो फोर्सेस. ना तो अट्रैक्टिव होंगे और रिपल्शन अमंग गैस पार्टिकल. मतलब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता. और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज कैलकुलेटेड बाय द स्पीड बाय व्हिच दीस पार्टिकल्स कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, उसे अपन कैलकुलेट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से और कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द वेसल. उस टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द वेसल. उस टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं. फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज एक तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं उनके कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होंगे, मतलब वो कोलाइड करेंगे तो एनर्जी लॉस्ट नहीं करेंगे. The collision between the particles is perfectly elastic. Elastic. So there is no loss of energy. मतलब ये एक तरीके से ऐसे हो गया कि दो छोटे छोटे आयरन के बॉल उनको आपस में टकराएंगे तो कोई एनर्जी मतलब उनका कोई बाउंस बैक करने के लिए कुछ नहीं होने वाला. दे आर परफेक्टली इलास्टिक. The kinetic energy of the gas, so the energy of gas particle is only due to their kinetic energy. मतलब उनके मूवमेंट की वजह से जो उनके पास एनर्जी है बस वही एनर्जी होगी उनके पास. वैसे भी उनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन तो होता नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते. So the energy of the gas particle is only due to their kinetic energy, and the kinetic energy is directly proportional to temperature only. The kinetic energy is of a gas particle is directly proportional to kinetic. That is, the kinetic energy is directly proportional to temperature of the gas. वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. और भी लिख सकते हैं अपन कि भाई गैस पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अदरवाइज सारे के सारे पार्टिकल आके स्टिक हो जाएंगे ना बॉटम में, तो वैसे नहीं होगा. गैस मॉलिक्यूल्स वैसे भी एयर एटमॉस्फेयर में है तो सारा एयर जाके स्टिक थोड़ी हो जाता है.
because they are independent of gravitational force. Gas molecules are independent of gravitational force because of their small size of gravitational force. वो gravitational force से independent होता है. So like that we can write the postulates. हमें स्कूल में लिखने के लिए भी आ सकता है. Write the postulate of kinetic theory of gases. तो अपन बता सकते हैं. अब अपन लिख सकते हैं that is ये theoretically अपन से मतलब काफी टाइम ये इक्वेशन का इंपॉर्टेंस भी काफी होता है अपने लिए. कभी कभी ये क्वेश्चन में ही लिख के पूछ लेते हैं which of the following are the postulates of gravitational postulate of the kinetic theory of gases. ऐसे अपन से पूछ लेते हैं. तो according to Boyle's law, or we can write that Boyle's law according to KTG, that is kinetic theory of gases, PV is equal to constant होता है, but according to that is kinetic theory of gases, PV is equal to 1/3 mn v square. V is the velocity. mn v square. वो 6 का रीजन था because the particles are of very small size, इसलिए वो gravitational force से independent होते हैं. Small size and negligible masses. Where m is the mass of one gas molecule, m is the mass of one gas molecule. So m will be the mass of one gas molecule, we can write. N is the number of gas molecule, is the number of gas molecule. V is the velocity of gas molecule, of gas molecules. प्रेशर वॉल्यूम बताने की जरूरत नहीं, we know that. प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? This is equation 1 what we have for the kinetic theory of gases. ये equation 1 होगा. अब equation 1 से अपन क्या कर सकते हैं? अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, equation 1 जो गिवन है अपन equation 1 से ऐसे बता सकते हैं from equation 1 equation 1 से अपन बोल सकते हैं कि भाई देखो mass of one gas molecule into n is number of gas molecules. अगर मैं n को एवोगाड्रो नंबर ले लेता हूं तो एवोगाड्रो नंबर होता है mass of one mole of molecules. तो अपन लिख सकते हैं if n is equal to 6.023 into 10 की power 23, then we can say that m into n will be equal to molecular weight of the gas. That will be the mass of one mole of molecule, क्योंकि एक m जो है that is the mass of single molecule, और अगर n एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा तो अपन बोल सकते हैं then it will be what? Then it will be the molecular weight. तब तो मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ, molecular weight को m से डिनोट कर देते हैं अपन. तो मैं लिख सकता हूँ therefore PV will be equal to 1/3 mv square. मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. PV will be equal to ऐसे 2/2 ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, mv स्क्वायर कर लेता हूँ इसको. तो 1/2 mv स्क्वायर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और PV को मैं RT लिख सकता हूँ. तो PV को लिख सकता हूँ मैं nRT, दैट इज इक्वल टू 1/2 को मैं काइनेटिक एनर्जी कर सकता हूँ, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ. So I can write that kinetic energy will be equal to 3/2 nRT ऐसे लिख सकता हूँ. वैसे जो अपन ने काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें मॉलिक्यूलर मास लिखा अपन ने, इसमें मॉलिक्यूलर मास यूज किया है, इसलिए जो n होगा that will be for one mole of a gas.
This is called kinetic energy for a gas sample, 1 mole of gas sample. For 1 mole of gas sample. वन मोल ऑफ गैसियस सैंपल, उसके लिए ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है भाई, आपने मुझे पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnv² मुझे याद रखना चाहिए इक्वेशन की काइनेटिक थ्योरी के ऑफ गैसेस के हिसाब से। इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैंने उसको नहीं किया, वरना अपन उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीट वगैरह में गिवन भी हो सकता है, बट उससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए अपन ने लिखा। और मैं इसमें लिख सकता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो मेरे पास टोटल एनर्जी गिवन है और मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे कितने मॉलिक्यूल्स थे उनसे डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। एक पार्टिकल का कितना होगा एनर्जी, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, मैं इसको 1 मोल के लिए अज्यूम कर सकता हूँ, आपने n का वैल्यू 1 ले रखा है। So average kinetic energy of gas sample is, that is kinetic energy अपन average लिखेंगे अगर, तो that will be equal to 3/2, n तो 1 मोल था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में कितने होंगे, Na के बराबर होंगे, into RT लिख लूंगा, where Na is Avogadro number, where Na is R/Na लिख सकता हूँ मैं, उसको K अज्यूम कर लेते हैं, नया कांस्टेंट। R का वैल्यू कितना होता है 8.314 डिवाइडेड बाय Na होता है 6.023 into 10⁻23। Therefore K will be equal to कितना हो जाएगा 1.38 into 10⁻⁻23 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये इसका यूनिट है, तो इसका भी ये यूनिट होगा। इसका यूनिट तो होता नहीं है, इसलिए अपन को यूनिट किसका लेना पड़ेगा, अपन को इसी का यूनिट लेना पड़ेगा। तो K is called a Boltzmann factor, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं तो वैसे हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज will be equal to 3/2 R, that is kT, where K is Boltzmann constant। वो दूसरा कांस्टेंट हो गया ना, R/Na। R भी कांस्टेंट था, Na भी कांस्टेंट है, तो नया कांस्टेंट लिख लेते हैं। 10⁻⁻23 है, जूल्स पर मोल पर केल्विन उसका यूनिट हो गया, एंड इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये अपन से बोलते हैं, ये अपन ने लिखा। अब अगर देखा जाए, चाहे आप इस इक्वेशन से देखो या इस इक्वेशन से, ये सारा पार्ट कांस्टेंट है, ये पार्ट कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने लिखा था फिफ्थ पोस्टुलेट में, ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO2 and helium will be same if the temperature is same। मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, कौन सा गैस है, उनके मासेस भी अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब दो गैसेस, अलग अलग गैसेस जिनके मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग है, उनके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से अगर अपन चेक करें तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम for two gases, doesn't matter their molecular mass is different, if the temperature is same for both the gases। So kinetic energy of gases only depends on temperature। If two gases
with different number of moles. Number of moles. अगर दो गैसेस है मेरे पास, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं and temperature are mixed. And temperature are mixed. Then their average temperature is, अगर मैं दो गैसेस को अलग अलग मोल्स थे, उसके अलग अलग टेम्परेचर था, अगर मैं मिक्स करता हूं तो उनका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अपन एनर्जी अगर दो को मिक्स करेंगे तो एनर्जी ऐड कर सकते हो, तो अपन लिखेंगे ठीक है एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2। दोनों के काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड कर लूंगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 ले लूंगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2 ले लूंगा। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर उस केस में द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो अपन ने लिखा हुआ है दैट विल बी लाइक दिस। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां से लिख लेते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स इसमें दिख रहा है, सो अपन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा 3/2 n टोटल आर टी, एवरेज टेम्परेचर अपन को चाहिए, will be equal to, I will write that 3/2 n1 RT1 different temperature different number of moles plus 3/2 nRT2 n2 RT2, इसको ऐड कर लेते हैं। 3/2 और R तो कैंसिल हो गया, तो NT टेम्परेचर टोटल दैट इज इफेक्टिव टेम्परेचर n1 T1 plus n2 T2 कर लेंगे, तो T एवरेज टेम्परेचर विल बी इक्वल टू n1 T1 plus n2 T2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा n1 plus T1 that n1 plus n2 that is n total, we'll get the average temperature of the two gas। तो अपन उसमें एवरेज टेम्परेचर भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि what will be the average temperature when the two gases are mixed at different temperatures and with a different number of moles। तो अपन कैसे बताएंगे कि उनका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा और उनका R2 है, कहां पर है R2? R2 कहां पर है? R2 है बोल रहा था, R2 कहां पर है? R2 एक ही होगा, R तो गैस कांस्टेंट होता है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ना, हाँ तो R ये है और R बाय N, तो हटा दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो हटा दिया, कोई बात नहीं, अपन ने तो उधर R बाय N करना था अपन को, तो बस हो गया। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में बोल रहे थे कि R आपने दो बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपन हटा देंगे ना, उधर से ही तो लिखा आपने, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब डिवाइड बाय N करना था अपन को बस। तो अपन बता सकते हैं एवरेज टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस वाले पार्ट में ना सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो होती है यूनिट्स की। एक और बात लिखेंगे अपन, जैसे ये 0.2 लिखा ना अपन ने, 0.3 भी लिखा, 0.3 the kinetic energy calculated above, kinetic energy calculated in equation 2 and इसको मैं equation 3 लिख लेता हूं, calculated in equation 2 and 3 is also called translational kinetic energy। इसको अपन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो कभी कभी अपन को क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि आप ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो वो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तुमसे। एक तरीके से वो अपन से काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहा है।
ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, दिस इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज और ट्रांसलेशनल एनर्जी अपन एक बोल सकते हैं, वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल, इधर लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इधर लिखेंगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो दोनों में ऐसे लिख सकते हैं। द रीजन इज, देखो अपन को एक बात पता है, एनर्जी इन सॉलिड्स वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, इन लिक्विड्स वाइब्रेशनल होता है प्लस रोटेशनल होता है, मॉलिक्यूल रोटेट भी करते हैं। और गैसेस में वाइब्रेट भी करता है और रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है, मतलब मूव भी करते हैं। द लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी। द लीनियर मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए अपन उसको वो भी बोल सकते हैं। तो अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूनिट्स की बात करें। आपके पास गैसियस स्टेट का शीट है, आज अपन यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन पढ़ेंगे। वीक में शायद आपके 2 क्लासेस लगे हुए हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं 1 क्लास और लगाऊंगा, ठीक है ना। तो आज अपन यहीं तक रुकते हैं और इसके बाद यूनिट से कंटिन्यू करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में अपना आइडियल गैस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 और 2 एक्सरसाइज 1 से और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, या इसको रुक जाते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में दूंगा मैं। इसमें आप सेक्शन ए बी सी डी ये करना है, ये आपको नेक्स्ट टाइम करके देखें। तो नेक्स्ट क्लास में आप अपन पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा यूनिट में गलती करोगे, इसलिए मैं इस सेक्शन को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका क्लास था और नेक्स्ट टाइम फिर अपन देखते हैं, ठीक है। चलो फिर आज इतना है, बाय। है चलो।